नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 24 दिसंबर को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का फैसला ब्रिटिश तेल निर्यातक कंपनी केयर्न एनर्जी के पक्ष में आया था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण के इस फैसले से केंद्र सरकार को झटका जरूर लगा है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को यहीं खत्म करेगी या इस फैसले को मानेगी, क्योंकि इसकी संभावना इसलिए जताई जा रही है कि 3 महीने पहले दूरसंचार क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन से संबंधित ऐसे ही फैसले के खिलाफ सिंगापुर में चुनौती दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला देते हुए इस कंपनी से टैक्स के रूप में करीब 22,000 करोड़ रुपए की मांग को गलत करार दिया था और इसे समानता की नीति के खिलाफ बताया था। और वो इसलिए क्योंकि कई दूरसंचार निवेशक कंपनियां हमारे यहाँ निवेश की हुई हैं, तो उसमें अगर आप समानता का नहीं दर्शा रहे हैं तो निवेशक एक बार आपके देश में निवेश करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। और ये इस कानून का हम कब पारित हुआ था ये बता रहे, 2012 में तत्कालीन सरकार, उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस की सत्ता थी और विश्व के जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संसद से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित कानून को मंजूरी दी थी, जिसके तहत कंपनियों से अतीत में किए गए सौदों के आधार पर पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन कर वसूला जा सकता है। वोडाफोन और केयर्न से जिन सौदों को लेकर कर की मांग की गई वह इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले के थे। इसी साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने वोडाफोन से कर वसूली की मांग को भारत और नीदरलैंड के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते में दी गई उचित और समान व्यवहार की गारंटी का उल्लंघन माना और दूरसंचार कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के भी निर्देश दिए। इस फैसले को केंद्र सरकार ने सिंगापुर में चुनौती दे दी है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण ने ब्रिटिश तेल निर्यातक कंपनी केयर्न के पक्ष में फैसला देते हुए यह माना, बताया गया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण ने आम सहमति से माना कि केंद्र सरकार ने भारत में कारोबार से संबंधित पुनर्गठन को लेकर केयर्न एनर्जी से 10,250 करोड़ रुपए के कर का भुगतान करने का मांग कर ब्रिटिश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है। यही नहीं, प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को ब्रिटिश एनर्जी कंपनी को हर्जाने के रूप में $1.2 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए और ब्याज सहित भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। 3 महीने में 2 विदेशी कंपनियों के मामले में जो फैसले आए हैं उससे हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मामले में फैसला एक ही है और समस्या भी एक ही है। उसमें यही बताया गया है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है, मतलब जो गारंटी दी गई थी, और उचित व्यवहार भी नहीं किया गया है।
ऐसे में ब्रिटेन तेल निर्यातक कंपनी से संबंधित मामले में जो फैसला आया है उसे अगर चुनौती केंद्र सरकार देती है तो इससे विदेशी निवेशक हतोत्साहित जरूर होंगे, और अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो विदेशी निवेशकों का निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार का स्पष्ट ये मानना है कि कर व्यवस्था देश की संप्रभुता से जुड़ी है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निश्चय ही संप्रभुता से समझौता किए बिना ही सरकार को कोई रास्ता तलाशना होगा, ना कि उस फैसले के अगेंस्ट अपील करने की ज़रूरत हमने। वो तो वो जाने क्या करना है, लेकिन यहाँ पे उन्हें यही करना चाहिए कि वो इस फैसले को चुनौती ना दे, क्योंकि एक बार वो ये गलती कर चुके हैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ। इससे हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुमसे अविश्वसनीय हो रही है। लेकिन और रही बात संप्रभुता की, तो ये रणनीति सरकार की समझ से बाहर है, ये वही समझें। हमें अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो हमें विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए उत्साहित करना होगा, ना कि हतोत्साहित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी यह बात समझनी चाहिए। अगर विकसित देशों का आकलन किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारीकरण को तो हमें साफ पता चलता है। इसमें विकसित देशों ने कई बार तो निवेशकों को शुरुआत में कर ही माफ़ कर दिया है, और इसका सबसे सटीक उदाहरण इजराइल है। वो जब भी कोई चीज़ नई चीज़ आती है, लॉन्च होती है, तो वो उनको कहते हैं ठीक है आप हमारे यहाँ आओ, उसे बनाओ, हम आपसे कोई कर नहीं लेंगे। धीरे धीरे वो कंपनी वहाँ पैसे निवेश करती है, उससे उन्हें फिर बाद में टैक्स मिलता है और टेक्नोलॉजी भी मिलती है। और हमारे यहाँ अतीत के भी कर्ज को मांगा जा रहा है, वो भी बिना किसी ठोस आधार के। विदेशी निवेशकों का मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण अदालत ही देखता है। अब ये डिसीजन ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया है, ना इंडिया गवर्नमेंट ने लिया है। जब ये इंटरनेशनल मैटर है तो इंटरनेशनल जांच भी होगी और सुनवाई भी वही होगी। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इनका ये जो संप्रभुता का जो भजन गा रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी विदेशी निवेशकों के साथ अगर ऐसे ही सरकार बर्ताव करेगी तो उन्हें समान व्यवहार की ना तो गारंटी देगी और ना ही सुरक्षा की। इससे देश के संप्रभुता, अखंडता, एकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा तो हमें नहीं है, लेकिन ये साफ लग रहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की नैया जो मझधार में अभी है वो पूरी तरह डूब जाएगी। और केंद्र सरकार के पक्ष के कुछ जो ये कथित अर्थशास्त्री जो रोज़ बताते हैं कि फरवरी तक अर्थव्यवस्था कुछ सुधरने की उम्मीद है, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार को समझना होगा कि वर्तमान में विकल्प न होने को आधार मानकर संभावित विकल्पों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप आज मंदी में हैं मानते हैं, बट अभी अगर आप इस तरह से उनसे कर मांगेंगे तो आपका आगे चल के तो वैसे भी आपकी छवि बेकार हो जाएगी और बाहरी निवेशक आपके यहाँ पैसा कभी नहीं लगाएंगे। केंद्र सरकार का अर्थव्यवस्था जैसे संवेदनशील मामलों पर बिना तथ्य के ऐसे निराधार फैसले से सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अच्छे की उम्मीद करें, लेकिन खराब के लिए पूरी तैयारी के साथ। उम्मीद करिए कोई बात नहीं, बट खराब का भी पूरी तैयारी रखिए। केंद्र सरकार ने सितंबर में जो कृषि कानून पारित किया था
उस पर हो रहे किसान आंदोलन की मांग को सरकार ने पहले अनदेखा किया और अब साफ कह दिया है कि इन तीनों बिलों को तो वो नहीं हटाएंगे। इधर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, उधर मीडिया द्वारा फैला रहे हैं कि एमएसपी गारंटी से बाजार का ताना बाना बिगड़ सकता है। आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ने से वैश्विक बाजार में अलग थलग पड़ने का खतरा है। दुनिया में कहीं भी मूल्य की गारंटी नहीं होती, मांग आपूर्ति के साथ घटती बढ़ती है इनकी कीमतें। तो क्या ये अब पता चला है? इससे पहले नहीं पता था? 2010 में इतनी पूरा विश्व मंदी के दौर में था, तब भी ऐसा नहीं हुआ था, तभी एमएसपी नहीं हटाई गई थी। और अब इन्हें ये पता चल रहा है कि हाँ, इससे इतने नुकसान हो जाएंगे। और रही बात, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसीलिए इस पर भंडारण पे रोक लगाया था, क्योंकि ये महंगाई का मूल कारण है। और ये बिल वापस अगर लेंगे तो अडानी जी और अंबानी जी ने जो वो बनवाया है भंडार गृह इतने पैसे लगा के, उसका क्या होगा? तो बिल तो ये वापस ले नहीं सकते हैं। ये ना तो विदेशों से हमारा मतलब बाजार से ना तो ये अर्थव्यवस्था सही कर सकते हैं, ना हमारे किसानों को सही कर सकते हैं, और ना ही हमारे जवानों को कोई सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्हें बस सत्ता चाहिए, इलेक्शन जीतना है बस। उनका कहना है मूल गारंटी के कारण अनाज महंगा हुआ तो आयात के लिए मजबूर हो सकते हैं घरेलू उद्योग, इसके लिए मजबूर हो या ना हो, लेकिन अगर मूल गारंटी होता है तो हो सकता है मुकेश अंबानी जी को हाँ नुकसान हो सकता है, या अडानी जी को। सरकार के ऐसे रवैये से साफ लग रहा है कि सरकार को देश के अर्थव्यवस्था से नहीं, अंबानी अडानी बाबा रामदेव की अर्थव्यवस्था से मतलब है। और इसके मेरा ये कहने का आधार भी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि जियो कंपनी दूरसंचार में जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन है, वही जियो कंपनी को टक्कर दे रही है भारत में। तो इसके लिए इन्हें रास्ता साफ करना है। लेकिन एक कंपनी, आप अपने देश की एक कंपनी के लिए आप विदेशी निवेशकों को इतना हतोत्साहित कर देंगे, तो भविष्य में आप क्या सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे देश की क्या वैल्यू होगी? और ये जो तेल वाला मैटर है ब्रिटेन कंपनी का, इसमें भी यही है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी इसे खरीदने वाले हैं। गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार में जो भी था वो तो सब वो बेच ही चुके हैं, या कहीं ना कहीं से उसके राइट्स प्राइवेट सेक्टर्स में दिए जा चुके हैं। पेट्रोलियम का है, ये मुकेश जी खरीदने ही वाले हैं। तो आप इस तरह से करेंगे, अगर बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो क्या अंबानी जी और अडानी जी हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे? या फिर वो विदेशों में वो इतने सक्षम हैं कि वो विदेशों में उसको मतलब उस व्यापार को बढ़ा के और हमारे कर्ज का निपटारा करवा सकें? अगर ऐसा होता तो वो सत्ता पक्ष को हथियार नहीं बनाते। है जो भी हो, अब भारतीय जनता को तैयार हो जाना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी जो स्लोगन था, उसे बदल के यह कहने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए कि हर हर अंबानी, घर घर अडानी। क्योंकि तेल बेचेंगे अंबानी जी और अनाज का भंडारण करेंगे अडानी जी, बाकी रब बाबा रामदेव जी संभाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो लाइक या शेयर करने लायक है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आप देख सकें। क्योंकि अभी हमने तो सिर्फ इन दो कंपनियों के बारे में बात की है। अभी जो मेन है, जो 2020 में हुआ है मार्केट में, भले ही मंदी थी बट कुछ जो व्यवसाय हुआ है उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।